हमारा आज का विषय है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग साइंस पार्ट 4। आज पार्ट 4 के अंतर्गत हम साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स के विषय में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सविता रावत एसोसिएट प्रोफेसर हूं, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन बीएड डीएवी पीजी कॉलेज में। इससे पूर्व हमने पार्ट 1, 2, 3 में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के विषय में पढ़ा था। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स के बारे में या संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के विषय में। दूसरे में हमने पढ़ा था भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों के। तीसरे पार्ट में हमने भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों के विषय में पढ़ा था। आज हम पार्ट 4 में साइकोमोटर डोमेन या मनोगामक पक्ष या कहते हैं हम मनोशारीरिक पक्ष या क्रियात्मक पक्ष, इसके विषय में पढ़ेंगे। The psychomotor domain includes physical movement, coordination, and use of motor skill areas. Development of these skills require practice and is measured in terms of speed, precision, distance, procedure, or techniques in execution. मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष में शारीरिक हलचल मीन्स हमारे शरीर के मूवमेंट्स की बात हो रही है। हमारे शरीर में जो भी हमारे कौशल हैं या हलचल है या मोटर जो एक्टिविटीज हैं उनकी बात हो रही है। और सारी शारीरिक क्रियाओं में समन्वय, आपस में शारीरिक क्रियाओं का समन्वय, जिससे कि हम अच्छे रिजल्ट से अपने कार्य को बहुत बेहतर ढंग से कर सकें। और मोटर कौशल, हमारी यांत्रिकी के ऐसे क्षेत्र, ऐसे कौशल, वो भी सब इसमें शामिल है। इन कौशलों के विकास के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। हम जितना अधिक अभ्यास करते हैं उतना हम इनमें कुशल होते चले जाते हैं। जैसे राइटिंग है, तो अगर हम लिखने का प्रयास करते हैं, हम अपनी राइटिंग को सुधारने का प्रयास करते हैं, क्रिएटिव राइटिंग करने का प्रयास करते हैं, तो हम देखते हैं कुछ दिन बाद हम उसको करने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार आरेख बनाना, चित्र बनाना, कोई किसी उसका डायग्राम बनाना या किसी कहना चाहिए जैसे मॉडल को बनाना, किसी कार्य को करना, किसी इस तरह के कोई भी स्तर जिनमें कि यांत्रिकी या शारीरिक श्रम या मोटर कौशल या इस तरह के क्षेत्र हैं, इनसे संबंधित जो कौशल हैं उनको मनोगामक पक्ष के अंतर्गत या क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत रखा जाए। इनका मापन गति से, कितनी गति से आपने काम किया, कितनी अचूकता से, कितनी प्रिसाइसनेस से आपने कार्य किया, कितनी दूरी आपने इसमें तय की, कितनी इस प्रक्रिया को कितनी सफलता से, कितनी परिशुद्धता से आपने किया, इसके निष्पादन को आपने किस टेक्निक से किया, कितने सफल ढंग से आपने किया। तो इस तरह से इन क्रियाओं का मापन किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, ये मैंने आपको पिछले 3 अंकों में भी, पार्ट्स में भी बताई थी, जिसमें हमने ज्ञानात्मक पक्ष हम पढ़ चुके हैं, भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन ये हम पढ़ चुके हैं, और आज हम मनोशारीरिक या क्रियात्मक पक्ष पढ़ रहे हैं। सिम्पसन ने 1972 में ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ये 6 हायरार्किकल ऑर्डर में, इस वर्ग में, इस कैटेगरी में 6 उद्देश्यों को लिखा, जो कि बढ़ते हुए क्रम में है। अगर हम उद्दीपन को देखें तो ये सबसे सिंपलेस्ट लोअर लेवल है हमारे मनोशारीरिक उद्देश्यों का, और अगर हम आदत निर्माण या हैबिट फॉर्मेशन को देखें तो ये उच्चतम स्तर है हमारे उद्देश्यों का। तो पहला हमारा है उद्दीपन या इंपल्शन, कार्य करना या मैनिपुलेशन, नियंत्रण या कंट्रोल, समन्वय या कोऑर्डिनेशन, स्वाभाविकरण या नेचुरलाइजेशन, आदत निर्माण या हैबिट फॉर्मेशन। तो ये सिम्पसन ने 1972 में यह हायरार्किकल ऑर्डर दिया है साइकोमोटर डोमेन का।
अगर हम साइकोमोटर डोमेन को आर.एच. डेव ने 1975 में, एक ये भी बहुत प्रचलित कैटेगरी है, इसको भी हम देख लेते हैं। उन्होंने इसको 5 पक्षों में किया, 6 के 5 कर दिए, और 2 को तो उन्होंने ऐसे ही रखा, लेकिन 3 के नाम बदल दिए। जैसे अगर हम लोअर लेवल से अगर चलें तो उन्होंने पहले स्टेप को नाम दिया इमिटेशन। ये भी हायरार्किकल ऑर्डर में है, लेकिन इमिटेशन इसको पहले को नाम दिया या अनुकरण। दूसरे को नाम दिया मैनिपुलेशन या कार्य करना। तीसरा प्रिसिशन, परिशुद्धता या यथार्थता, प्रिसाइसनेस की बात हो रही है यहां पर। आर्टिकुलेशन, स्पष्ट उच्चारण या अभिव्यक्ति की बात हो रही है। नेचुरलाइजेशन या स्वाभाविकरण। तो इसमें मैनिपुलेशन और नेचुरलाइजेशन पूर्व में जो सिम्पसन के उसमें है, ये इसमें भी मौजूद है, लेकिन इमिटेशन, प्रिसिशन और आर्टिकुलेशन, इन 3 को इन्होंने अलग नाम दिया है। यहां पर हम हायरार्किकल ऑर्डर में देखें तो मैंने इंपल्शन या उद्दीपन, सबसे लोअर लेवल जो हमारा है उद्देश्य का, उसके साथ मैंने ये ब्लैक से लिखा है, ये हमारे डेव ने दिया है, आर.एच. डेव ने इमिटेशन उसको कहा है पहले स्तर। दूसरे स्तर के उद्देश्य मैनिपुलेशन या कार्य करना, इसको दोनों ने सेम रखा है, कंट्रोल या नियंत्रण, और डेव ने इसको कहा प्रिसिशन, यथार्थता, शुद्धता। सिम्पसन ने कहा कोऑर्डिनेशन, इन्होंने कहा आर्टिकुलेशन या स्पष्ट उच्चारण या अभिव्यक्ति भी इसको हम कहते हैं। नेचुरलाइजेशन, ये दोनों ने सेम रखा है, सिम्पसन और डेव ने इसको सेम रखा है। हैबिट फॉर्मेशन या आदत निर्माण, ये आपके सिम्पसन का 6ठा स्तर है उद्देश्य। तो इस प्रकार से अगर हम दोनों को देखें, दोनों ही बहुत प्रचलित है, और इनमें 2 स्टेप बिल्कुल सेम है, और जो 3 है वो भी एक दूसरे से कई मिलते जुलते हैं, एक दूसरे में समाहित है, किंतु ये 2 जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत प्रचलित है, इनके बारे में हम देखिए। अब क्रियात्मक या मनोशारीरिक उद्देश्यों के अंतर्गत हमारा पहला जो स्तर आता है, लोअर लेवल बिल्कुल, वो है उद्दीपन या इंपल्शन। कार्य के प्रति उद्दीपन प्रदान करना या उत्तेजना उत्पन्न करना, इसी को डेव ने अनुकरण करना, इमिटेशन कहा। आप जानते हैं इमिटेशन इज वेरी प्राइमरी टाइप ऑफ लर्निंग। हम जैसा भी प्रत्यक्ष किसी चीज को देखते हैं, कोई उद्दीपन हमें दिखाई देता है या अपने वातावरण में महसूस करते हैं, हम उसकी नकल करते हैं, हम उसकी सार्वजनिक रूप से पुनरावृत्ति करने लगते हैं। अगर एक व्यक्ति क्लैप करता है, सारे लोग क्लैप करने लगते हैं। अगर एक व्यक्ति सम्मान प्रकट करता है तो सारे लोग सम्मान प्रकट करने लगते हैं। तो किसी और को देखकर उसके अनुरूप व्यवहार करना, भले ही वो व्यवहार कम गुणवत्ता का हो सकता है, क्योंकि अगर आप अचानक किसी को नकल करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो वो क्वालिटी आप में नहीं आती। आप किसी के डांस या किसी कार्य की अगर आप पुनरावृत्ति करते हैं या उसको प्रत्यक्ष रूप से उसको इमिटेट करते हैं, तो उसका प्रदर्शन कम गुणवत्ता का हो सकता है, किंतु वो फर्स्ट लेवल ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव है कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उसके पैटर्न को देखते हैं, बिहेवियर, और फिर उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो हमारा लेवल है, जैसे कि हम किसी कलाकृति को, हम पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो दा विंची की या राजा रवि वर्मा की किसी पेंटिंग को देखें और उसको हूबहू बनाने का प्रयास करें, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो उद्दीपन हमें प्रेरित करता है, अनुकरण हमें प्रेरित करता है उस चीज को फॉलो करने के लिए। तो इसके लिए कीवर्ड्स हैं, कॉपी करना, फॉलो करना, अनुकरण करना, उसकी नकल करना, मिमिक्री करना, रिपीट करना, रेप्लिकेट करना, प्रोड्यूस करना, उसको पुनरावृत्ति करना उस काम की, या ट्रेस करना, उसका पीछा करना, उसकी पीछे पड़ जाना, उसको देखना, उसकी दोबारा से उसको अनुकृति करना। कार्य करना या मैनिपुलेशन, दूसरा स्तर थोड़ा हायर ऑर्डर आ जाता है। उद्दीपन या उत्तेजना के आधार पर कार्य का संपादन करना। अब हम उससे हम स्टिमुलस तो हमको मिल गया, इंपल्शन हमको मिल गया है स्टिमुलस, लेकिन अब उसके आधार पर हम कार्य कर रहे हैं। अब ये कार्य कोई ऐसा कार्य नहीं है
निर्देशों के अनुरूप कार्य करना, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं या किसी विशेष क्षेत्र की बात कर रहे हैं। चयन करना, हमारे आसपास बहुत से उद्दीपन है, लेकिन हम किनका चयन करते हैं, किस पर आकर हम स्थिर होते हैं, किस पर हम फिक्सेशन करते हैं कि इस प्रक्रिया या इस कार्य को मैं करूंगा। तो बीइंग एबल टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन बाय मेमोरी और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस, तो अपने इंस्ट्रक्शन के आधार पर, निर्देशों के आधार पर या मेमोरी के आधार पर हम उस कार्य को करने का प्रयास करते हैं, संपादित करने का प्रयास करते हैं। डेव और सिम्पसन दोनों ने ही इसको कॉमन लिया है, ये दोनों में एक जैसा है। तो जैसा कि हम किसी पाठ को पढ़ने के बाद स्वयं उसको फिर बोलने का प्रयास करते हैं, उसी की तरह अभिव्यक्त करने का प्रयास, बोलने उस कार्य को उसी अंदाज में करने का प्रयास करते हैं। कीवर्ड्स हैं एक्ट, बिल्ड, एग्जीक्यूट, परफॉर्म। किसी भी कार्य को क्रियान्वयन करना, निर्देशों का पालन करते हुए कार्य को करना, अभ्यास के द्वारा उस कार्य को करना, एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वयन करना। तीसरा हमारा आता है नियंत्रण या कंट्रोल। सिम्पसन ने तीसरे स्तर को, ऑब्जेक्टिव्स के तीसरे लेवल को कहा कंट्रोल, कि किसी भी कार्य को संपादित करते हुए हम अपनी गतिविधि और क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अपने कार्य में सफाई ला सकें, उसमें अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा बना सकें, अपने कार्य को और ज्यादा अच्छा रूप प्रदान कर सकें। उसी को डेव ने कहा यथार्थता, शुद्धता, प्रिसिशन। लेकिन कंट्रोल प्रिसिशन के लिए ही किया जा रहा है, उत्पादन करना या पुनः प्रस्तुत करना, रिप्रोड्यूस करना। जो काम हमने देखा था, जो अभी हमने इससे पीछे इमिटेशन किया, उसके बाद हमने उसको जो है मैनिपुलेट किया, कार्य को किया, उस कार्य को रिप्रोड्यूस करने के लिए कंट्रोल करना या नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। तभी हम अपनी परफॉर्मेंस को रिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा एग्जैक्टनेस के, सटीक होने के करीब आ सकते हैं, अपने कार्य को परिष्कृत कर सकते हैं। हो सकता है हमारे कार्य करने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन अगर हम कंट्रोल करते हैं अपनी गतिविधियों को, क्रियाओं को, तो हम परिष्करण करके अपने यथार्थता के या शुद्धता के ज्यादा निकट चले जाते हैं। इसके लिए कीवर्ड्स हैं कैलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मास्टर, परफेक्शनिज्म। यहां पर अब बात आ रही है कि हमने देखा, कार्य को किया, अब कार्य को और अच्छे से किया, अब कार्य को प्रिसाइसनेस के साथ, कंट्रोल के साथ किया। तो यानी तीसरा लेवल हमारा पहले दो लेवल से और भी ज्यादा ऊंचा है, और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसमें वो परिष्करण या रिफाइनमेंट है। चौथा लेवल जो आता है हमारा साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स का, पक्ष के उद्देश्यों का, कोऑर्डिनेशन। सिम्पसन ने कहा समन्वय, कोऑर्डिनेशन। बालक अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण करने के अनुसार विभिन्न कार्यों और क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। जब हम कोई भी साइकोमोटर एक्टिविटी करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, उसमें शारीरिक क्रियाओं में कोऑर्डिनेशन की बात हुई। हम आंखों से काम ले रहे हैं, हम कानों से सुन रहे हैं, हम हाथों से काम कर रहे हैं, तो हम दो दो, तीन तीन, चार चार क्रियाएं साथ में कर रहे हैं किसी कार्य को अच्छा रूप देने के लिए। तो उस कार्य को करने के लिए कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। जितना हम अच्छा कोऑर्डिनेशन कर पाते हैं, उतना हमारा कार्य जो है वो और अच्छा होता है। जितना हम क्रियाओं पर नियंत्रण करके समन्वय स्थापित कर पाते हैं, वो तो हमारे कार्य का और ज्यादा अच्छा रूप सामने आता है। इसी को डेव ने कहा आर्टिकुलेशन, अभिव्यक्ति या स्पष्ट उच्चारण। यदि हम बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा हमारा उच्चारण, हमारी अभिव्यक्ति वो सुपर होनी चाहिए। मीन्स जब हम अपने तथ्यों को, अपनी क्रियाओं को सीक्वेंस करते हैं, क्रमबद्ध रूप में लगाते हैं, उनको एक रूप या अनुरूप करते हैं, हार्मनी उनमें बिठाते हैं, तो आर्टिकुलेट करते हैं उन चीजों। हम अपने कार्य को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। इसी तरह तो कोऑर्डिनेट करते हुए, तो कोऑर्डिनेटिंग देखिए इसमें भी समाया हुआ है आर्टिकुलेशन।
कोऑर्डिनेट करते हैं यानी समन्वय स्थापित करते हैं, आंतरिक स्थिरता प्रदान करते हैं यानी इंटरनल कंसिस्टेंसी, उस कार्य को आंतरिक रूप से हम स्थिरता प्रदान करते हैं और एक श्रृंखला, एक सीक्वेंस में काम करते हैं, हार्मनी बनाते हुए, तो हमारी जो अभिव्यक्ति है वो सुपर आर्टिकुलेटेड होती है। तो इस प्रकार से, जैसे एक उदाहरण मैं इसमें दे रही हूं आपको कि हम एक संगीत का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं या कोई वीडियो का निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें म्यूजिक भी है, नाटक में डायलॉग्स भी है, उसमें कलर्स का, लाइट्स का भी वो है, ध्वनि या म्यूजिक आवाज का भी उसमें रोल है। तो सब में कोऑर्डिनेशन बिठाकर अपनी जो प्रस्तुति है या जो हमारा जो हम बना रहे हैं, जो निर्माण कर रहे हैं जिस संगीत का या कार्यक्रम का, वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो एक सुपर अभिव्यक्ति बने या एक ऐसी अभिव्यक्ति बने कि वो उसकी सराहना हो या उसको देखने में लोगों को अच्छा लगे। इसके लिए हमारे पास की वर्ड्स या एक्शन वर्ड्स है, अडॉप्ट करना, कंस्ट्रक्ट करना, निर्माण करना, कंबाइन करना, दो चीजों को मिलाना, फ्यूजन करना, क्रिएट करना, बनाना, कुछ भी कस्टमाइज करना, मतलब अपने अनुसार चीजों में परिवर्तन करना, जो हमें भी बात कर रहे हैं कि एक रूप करना, क्रमबद्ध करना। तो यहां पर हमें फ्रीडम है कि हम उसको किस तरह से कस्टमाइज करते हैं कि वो एक बहुत अच्छे रूप में आए। कोई जरूरी नहीं कि हम वही सीक्वेंस फॉलो करें जो है, हम उसको और सुंदर रूप देने के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं, नए ढंग से फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आर्टिकुलेशन ये भी एक चौथा लेवल है जो कि काफी ऊंचा और ऑर्डर में चौथे लेवल पर आता है। पांचवा आता है हमारा स्वाभाविकरण। सिम्पसन ने पांचवें स्तर पर स्वाभाविकरण को रखा है और डेव ने भी इसका समर्थन किया है। बालक की कार्य करने की कार्यशैली बन जाती है, मीन्स वो उन कार्यों को बड़े स्वाभाविक ढंग से कर पाता है, उसके नेचर में, उसके स्वभाव में वो कार्य आ जाता है। मास्टरिंग अ हाई लेवल परफॉर्मेंस until it becomes second nature or natural without needing to think much about it। मतलब बगैर ज्यादा सोचे हम उच्च स्तर का प्रदर्शन, जैसे कोई कथक में निपुण है, कोई भरतनाट्यम में निपुण है, कोई वोकल गाना बहुत अच्छा गा सकता है, तो उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है। या कोई जैसे एक उदाहरण में दे रही हूं यहाँ पर, माइकल द्वारा बास्केटबॉल खेलना, सपोज एक खिलाड़ी है माइकल, वो बास्केटबॉल तो सोचता नहीं है, बास्केटबॉल उसके अभ्यास में है, उसके नेचर में है, उसके स्वभाव में है, वो कार्य करना, वो खेलना उसकी एक शैली बन जाती है, कार्यशैली, जिसको कि वो स्वाभाविक रूप से खेल सकता है। गोल्फ की गेंद पर प्रहार करना उसके स्वभाव में है, वो कब से इस खेल को खेल रहा है, निरंतर अभ्यास कर रहा है, वो कोऑर्डिनेशन बिठा सकता है सब चीज में। वो जो है अनुकरण तो बहुत छोटा लेवल हो गया, वो नियंत्रण कर सकता है, वो यथार्थता या शुद्धता को जांच सकता है, कैसा स्ट्रोक लगाऊं कि गेंद छेद में चली जाए। तो नेचुरलाइजेशन मीन्स वो कार्य हमारे स्वभाव में आ जाता है। जैसे जो लोग बहुत अच्छा भाषण देते हैं, तो ये उनके स्वभाव में आ जाता है, वो बहुत कम समय में थोड़ा सा चीजों को रिकलेक्ट करके बहुत अच्छा भाषण दे सकते हैं। जैसे मैंने भी गाना गाने का कहा, जैसे मैंने डांस का कहा, परफॉर्मेंस, तो ये हमारे स्वभाव का प्राकृतिक रूप से एक हिस्सा बन जाता है और हम उस कार्य को, नेचुरलाइजेशन हमारे अंदर हो जाता है, ऑटोमेटिज्म हो जाता है, स्वतः ही कार्य। वो आपने कहा गाना सुनाओ, वो गाना सुना देंगे, आपने कहा कि मूर्ति बनाओ, वो मूर्ति बना देंगे, बहुत अच्छे से बना देंगे क्योंकि उनका बहुत लंबा अनुभव है। अंतःकरण करना उन्होंने इंटरनलाइज कर लिया। आप उनको किसी भी तरह का कोई काम उस कला से संबंधित, उस कार्य से संबंधित देंगे, तो वो, क्योंकि उन्होंने उस कार्य को अंदर तक समाहित कर लिया है, इसलिए वो बड़े स्वाभाविक ढंग से उस कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए कीवर्ड्स या एक्शन वर्ब जो है, क्रिएट करना, किसी चीज को बनाना, सृजन करना, डिजाइन करना, डेवलप करना, विकसित करना, इन्वेंट करना, खोज करना, आविष्कार करना, मैनेज करना, किसी चीज को प्रबंधन करना उसका बहुत अच्छे से,
नेचुरली उन चीजों को कर लेना, स्वाभाविक रूप से कर लेना। तो ये सिम्पसन और डेव दोनों ने 5वें स्तर पर स्वाभाविकरण को रखा है, जबकि वो कार्य हमारे स्वभाव में शामिल हो जाता है और हम उसको बड़े स्वाभाविक ढंग से बिना सोचे बहुत उच्च स्तर का प्रदर्शन उस कार्य में कर सकते हैं। 6 आता है हमारे पास हैबिट फॉर्मेशन या आदत निर्माण। डेव ने इस पक्ष को नहीं लिया है, उन्होंने नेचुरलाइजेशन को ही काफी मान लिया है, लेकिन सिम्पसन ने आदत निर्माण या बालक को के कार्य करने की शैली जब उसकी आदत बन जाती है तो उसमें कार्य करने की आदत का विकास हो जाता है। वो जो कार्य जिसमें वो निपुण हो गया है, पारंगत हो गया है, जो उसके स्वभाव में जो कार्य आ गया है, वो उसकी एक हैबिट बन जाती है। तो इस प्रकार से हमारा जो ये साइकोमोटर डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव्स थे जिन पर की हमने अभी बात की, इंपल्शन और उसको डेव ने कहा इमिटेशन, उद्दीपन और अनुकरण। इसी प्रकार मैनिपुलेशन दोनों के लिए कॉमन था। नियंत्रण सिम्पसन ने कहा, कंट्रोल और यथार्थता या शुद्धता या प्रिसिशन डेव ने कहा। समन्वय कोऑर्डिनेशन और आर्टिकुलेशन कहा डेव ने। तो समन्वय सिम्पसन ने कहा और आर्टिकुलेशन या अभिव्यक्ति डेव ने कहा। और 5वां नेचुरलाइजेशन जिसको दोनों ने कॉमन माना, और 6ठा हैबिट फॉर्मेशन जिसको सिर्फ सिम्पसन ने लिया है। तो इस प्रकार से ये हमारे साइकोमोटर डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स हैं और एक हायरार्कियल ऑर्डर में है, जो कि हमारी ब्लूम टैक्सोनॉमी की जो हमारी विशेषता है कि नीचे स्तर से शुरू होकर वो उच्च स्तर तक जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स, और हाई ऑर्डर ऑब्जेक्टिव्स को जब हम प्राप्त करते हैं तो हम पारंगत हो जाते हैं, हम उस अपनी कार्यशैली में उसको शामिल कर लेते हैं, हम उसको बिना सोचे समझे हमारे स्वभाव का हिस्सा वो कार्य बन जाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।